दुनिया का सारा पैसा कंट्रोल करता है यूएस का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व। एंड फेडरल रिजर्व इज नॉट यूएस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, इट इज ए प्राइवेट प्रॉपर्टी। चेयर ऑफ द बैंकिंग कम्युनिटी ने एलिगेशन लगाया था कि फेड आर्टिफिशियली क्राइसिस क्रिएट कर रही है अपने प्रॉफिट के लिए, और कुछ लोग सोच रहे हैं कि फेडरल रिजर्व इज ए यूएस गवर्नमेंट प्रॉपर्टी, लेकिन ये सच नहीं है, इट्स ए प्राइवेट एंटिटी। फेड को वही चलाते हैं जिन्होंने उसे बनाया, वो है JP मोर्गन एंड रॉकफेलर्स। और वो रिपोर्ट कांग्रेस को सबमिट ना करके 22 नवंबर 1910 में उन्होंने एक सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की। आफ्टर अ डेकेड वो 6 सीक्रेट मेंबर्स के नाम लीक हुए और उन लोगों की वेल्थ जान के आप हैरान हो जाएंगे। उस समय की वर्ल्ड GDP की 25% वो लोग होल्ड करते थे। विल्सन को फाइनेंस करके उन्होंने 1930 के इलेक्शन में जिताया। जब सारे कांग्रेसमैन क्रिसमस के वैकेशन पे थे, उन्होंने फेडरल रिजर्व का एक्ट पास कर दिया। अब इस बिल से फेडरल रिजर्व ने सारा अमेरिका का पैसा अपने अंडर ले लिया। जब चाहे वो पैसे प्रिंट कर सकती है। गवर्नमेंट ने अपनी इकोनॉमी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के हाथ में दे दी। उसमें से सेनेटर एल्ड्रिक, जिसने ये सीक्रेट मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, वो आगे चल के रॉकफेलर फैमिली के मेंबर बनते हैं थ्रू द मैरिज। और इन लोगों ने मिलकर फेडरल रिजर्व का पूरा कंट्रोल ले लिया। अभी नो मैटर यूएसए का कोई भी प्रेसिडेंट हो, बट दिस पीपल आर द डिसीजन मेकर इन द एंड। फेडरल रिजर्व बना के उन्होंने पूरे यूएसए का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया था। नाउ दे वर थिंकिंग हाउ टू एक्सपांड इट, एंड एट द सेम टाइम वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो चुकी थी। जर्मनी पूरे यूरोप पे डोमिनेट कर रहा था, एंड आउट ऑफ नोवेयर यूएस सडनली डिसाइड टू गॉट इन्वॉल्व इनटू वॉर। लेकिन यूएस वॉर में इन्वॉल्व होगा ही क्यों? हिस्टोरिकली मेन स्ट्रीम में यही रीजन दिया जाता है कि जर्मनी ने यूएस के पैसेंजर से भरी हुई शिप अटैक करके डुबा दी थी। लेकिन सच्चाई यह है कि यूएस ने अपने 2000 सिटीजन की बलि दे दी टू गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर। और यह बात खुद यूएस के डेकोरेटेड जनरल मैडली डी बटलर ने अपनी बुक वॉर इज अ रैकेट में लिखी हुई है। और वी कैन टेक हिज बुक एज अ फैक्ट चेक बिकॉज वो यूएस आर्मी की टॉप पोजीशन पे थे एंड ही वाज आल्सो पार्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1। इस पर बटलर अपनी बुक में लिखते हैं कि 1916 में प्रेसिडेंट विल्सन दोबारा इलेक्शन जीते। उनकी इलेक्शन रैली का मेन पॉइंट था कि उनकी लास्ट प्रेसिडेंटशिप में उन्होंने यूएस को वर्ल्ड वॉर 1 से दूर रखा। बट इलेक्ट होने के 5 ही महीने के बाद उन्होंने जर्मनी के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर कर दी। और बटलर ने अपनी बुक में वॉर का रीजन दिया है पैसे को। वो लिखते हैं कि वॉर के अनाउंसमेंट के जस्ट पहले ही ग्रुप ऑफ अलाइज कमीशन फ्रॉम इटली, ब्रिटेन एंड फ्रांस आके प्रेसिडेंट को मिलते हैं और उन्होंने विदाउट इवन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्डली अपनी बात रखी। हेड ऑफ द कमिटी ने कहा कि हम अमेरिका के कर्जदार हैं और हमें $6 बिलियन यूएस के बैंकर्स और इन्वेस्टर्स को चुकाने हैं। अगर हम वॉर हार गए, जो हम यूएस की हेल्प के बिना डेफिनेटली हार जाएंगे, तो वी विल नॉट एबल कि आपके पैसे हम चुका पाए। और हमें कब्जाने के बाद जर्मनी तो वैसे भी आपको देने वाला नहीं है। जस्ट फॉर रेफरेंस $6 बिलियन इंडियन करेंसी में 50,000 करोड़ रुपये होते हैं। और ये बात है 1916 की। इन कंपेरेटिवली देखे, जब इंडिया आज़ाद हुआ तब ब्रिटेन गवर्नमेंट सिर्फ 750 करोड़ छोड़ के गई थी। आज उससे हमने 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी जनरेट की है। सो जस्ट इमेजिन द वैल्यू ऑफ $6 बिलियन, वो भी 1916 में। और ये कन्वर्जेशन के टाइम ही फॉरेन मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड एडवर्ड मंडेल हाउस को क्वेश्चन पूछते हैं। हाउस प्रेसिडेंट विल्सन का मोस्ट ट्रस्टेड एडवाइजर था। वो क्वेश्चन पूछते हैं कि व्हाट विल अमेरिका डू इफ जर्मनी यूएस के पैसेंजर से भरी हुई शिप अटैक करके डुबा दे। हाउस ने बेझिझक रिप्लाई दिया कि दैट वुड बी इनफ रीजन टू ब्रिंग अस इनटू वॉर। और ये कन्वर्जेशन के बाद ही 1915 में न्यूयॉर्क से इंग्लैंड जाने के लिए पैसेंजर शिप निकली। जस्ट इमेजिन शिप के साथ क्या हुआ होगा। जर्मनी ने शिप पे अटैक करके डुबा दिया एंड अप्रोक्सीमेटली 2000 यूएसए के सिटीजन मारे गए एंड यूएस की ऑफिशियली वॉर में एंट्री हो गई विथ पब्लिक सपोर्ट। यूएस की मीडिया में बार बार यही दिखाया गया कि जर्मनी ने विदाउट एनी वार्निंग शिप को डिस्ट्रॉय कर दिया। क्या सच्ची में विदाउट वार्निंग अटैक कर दिया था? आई मीन जर्मनी ने लिटरली यूएसए के न्यूज़पेपर न्यूयॉर्क टाइम्स में एड पोस्ट की थी
What will be the consequences if any ship comes into war affected area? एंड उसमें लिटरली लिखा था कि शिप विल बी ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी इंसिडेंट इफ इट कम्स इन द वॉर अफेक्टेड एरिया। एंड यूएसए ने अपने 2000 सिटीजन का सेक्रीफाइस कर दिया टू जस्ट गेट इन्वॉल्व इनटू वॉर। मोर ओवर पैसा किसका था? जेपी मॉर्गन एंड अलाइज का। और ये वॉर से उन लोगों ने $16 बिलियन का प्रॉफिट कमाया। एंड इसके बाद हम वर्ल्ड वॉर 2 को भी देखें तो यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 का भी पार्ट नहीं था। एंड सेम पैटर्न हमें इधर भी दिखेगी कि सडनली 7 दिसंबर 1941 में जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पे अटैक कर दिया। In 1941, shortly before 8 a.m., Japan launched a surprise attack on the United States of America by bombing the U.S. naval base at Pearl Harbor, Hawaii. एंड वॉर को ख़त्म करने के लिए यूएसए ने जापान पे न्यूक्लियर बॉम्बिंग कर दी। एक क्वेश्चन ये आता है कि जापान यूएसए पे अटैक क्यों करेगा? क्योंकि जापानीज एम्पायर का गोल था कि एशिया के आइलैंड नेशंस पर रूल करना, तो वो ऑलमोस्ट अदर साइड ऑफ द वर्ल्ड पर्ल हार्बर पे अटैक क्यों करेगा? इसका आंसर है फंडिंग्स। 1941 से पहले जेपी मॉर्गन एंड यूएस के काफी इन्वेस्टर जापानीज इंडस्ट्रियलाइजेशन में फंड कर रहे थे। उन लोगों ने देखा कि जापान काफ़ी पावरफुल बन रहा है एंड पूरे एशिया पैसिफिक रीजन को कैप्चर करके बैठा है, और अगर जापान पावरफुल बन जाता है इन द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, उनके यूएस डॉलर ग्लोबलाइजेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। सो उन लोगों ने जापान पे सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर दिया एंड जापान को ऑयल सप्लाई देना बंद कर दिया, और इनके रिटालिएशन में जापान ने अटैक कर दिया। एंड आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 वर्ल्ड की सारी कंट्रीज की इकोनॉमी खत्म हो चुकी थी। यूएसए वर्ल्ड की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी बन चुका था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद वो दुनिया का 75% गोल्ड रिजर्व ओन करता था, और इसका बेनिफिट इन लोगों ने लेके न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत की। एंड मोटिव था कि दुनिया के सारे पैसों पे कंट्रोल। तो यूएसए ने जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस रखी। Representatives of 28 countries, with Lord Halifax signing for the United Kingdom, meet in the conference room of Washington's State Department for the signing of the Bretton Woods Monetary Agreement. जिसमें वर्ल्ड की टॉप 44 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें उन्होंने यूएस डॉलर को वर्ल्ड ट्रेड करेंसी डिक्लेयर की, जिसमें उन्होंने अश्योर किया कि यूएस डॉलर गोल्ड के साथ पैग रहेगा, जो था $35 विथ 1 आउंस ऑफ गोल्ड, जिससे दुनिया की कोई भी कंट्री $35 दे के 1 आउंस ऑफ गोल्ड ले सकती है यूएसए से। यूएस दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी थी, तो सारी कंट्रीज ने एग्री भी कर दिया। लेकिन 1971 में प्रेसिडेंट निक्सन ने गोल्ड बैकिंग द डॉलर को रिमूव कर दिया, क्योंकि इससे यूएस का गोल्ड रिजर्व कम हो रहा था। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. एंड कोई इसे अपोज ना कर पाए, इसलिए उन्होंने सऊदी से पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट साइन कर दिया कि दुनिया का जितना भी ऑयल रिजर्व पे ट्रेड होगा वो यूएस डॉलर में ही होगा। सो इसके वजह से जो लोग अगेंस्ट भी जा रहे थे डॉलर डोमिनेंस के, वो लोगों को फोर्सफुली होल्ड करना पड़ा यूएस डॉलर रिजर्व, कि इसके बिना तो ट्रेड हो ही नहीं सकता। अब दुनिया की सारी इकोनॉमी यूएस डॉलर रिजर्व पे ही चलती है, एंड यूएस डॉलर प्रिंट करता है फेडरल रिजर्व, और इनके कुछ डॉलर प्रिंट करने से उसका इन्फ्लेशन पूरी दुनिया पे इफेक्ट करता है। एंड दिस इज एग्जैक्टली हाउ इन लोगों ने दुनिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया।